अच्छा क्लास, आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे कि हम पीएचपी के थ्रू किस तरह से मेल सेंड कर सकते हैं। कोड के थ्रू, पीएचपी के कोड के थ्रू किस तरह से मेल सेंड करते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल यूजर अकाउंट क्रिएट करे तो अकाउंट क्रिएशन की मेल आती है आपको। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हो गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पर तो आपको ओटीपी की मेल आती है। उसी तरह का कोई काम आज हम करने वाले हैं कि कोई अगर अकाउंट क्रिएट करे आपकी वेबसाइट पे तो आप उसे थैंक यू की ईमेल भेज सकते हो या वेलकम टू आवर वेबसाइट की ईमेल भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, और रजिस्टर करते हुए आप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हो तो आप उसे ओटीपी भेज सकते हो। वो ओटीपी आप अपने पास स्टोर करो और वो जो ओटीपी फॉर्म में डाले ओटीपी उसको मैच करो, अगर मैच कर जाता है तो उसको आप वेरीफाई कर दो। इस तरह का भी हम काम कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम पीएचपी के थ्रू मेल वाला काम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास सबसे पहले चीज आ जाती है कि आप जो है वो पीएचपी पे एक सर्वर यूज कर रहे हो, अपाची। ठीक है, और दूसरे और कई सर्वर्स हैं जो मेल भेज सकते हैं, जैसे कि आउटलुक। आउटलुक की मेलिंग सिस्टम है, आउटलुक का अपना सर्वर है मेल भेजने का। जीमेल का यानी गूगल की मेल का अपना सर्वर है मेल भेजने का। याहू का अपना है, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर है जो मेलिंग के लिए यूज होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है लीजर। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम गूगल मेल को यूज करते हुए, वैसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, छोटा सा चेंज करना होगा और आपका काम हो जाएगा। कोई भी सर्वर आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जीमेल को यूज करते हुए अपनी एक आईडी से दूसरी आईडी पर पीएचपी के कोड के थ्रू मेल भेजना सीखूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास चीज आती है वो आता है एस एम टी पी। एस एम टी पी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी मेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करता है। क्या करता है लीजर? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करता है। अब मैं जो पीएचपी का कोड लिखूंगा और उसके अंदर जो मेल का टाइटल, मेल की डिस्क्रिप्शन या बॉडी लिखूंगा, वो मेरे अपाची सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी और अपाची से मुझे भेजनी है जीमेल पर, और जीमेल फिर अगले बंदे को खुद सेंड कर देगा। तो मैं अपाची सर्वर से कहाँ भेज रहा हूँ, जीमेल के सर्वर पर मेल भिजवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लगेगा प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े। प्रोटोकॉल्स आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो चीजों को वैलिडेट करते हैं। जैसे हमने एक प्रोटोकॉल पहले भी पढ़ा है जिसका नाम है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक सर्वर से दूसरे सर्वर या फ्रंट एंड से सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है आपके पास एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ फाइल को सर्वर पर और फ्रंट एंड के बीच रिक्वेस्ट के जरिए ट्रांसफर करना। इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल आपके पास टेक की दुनिया के अंदर मौजूद है, जिनमें से एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको यूज करते हुए हम मेल भेजेंगे पीएचपी के कोड के थ्रू। लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हो और पीएचपी में प्योरली आप एसएमटीपी को ही यूज कर रहे हो, तो जो मेल भेजने का पूरा एल्गोरिथम है वो आपको कस्टमली खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक हो सकता है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है ये चीज, क्योंकि प्रोटोकॉल है। लेकिन जो चीजें वो एल्गोरिथम कि आपके पास मेल उठेगी, मेल की बॉडी बनेगी, मेल का टाइटल बनेगा। अब मेल में अटैचमेंट्स भी होती हैं। अटैचमेंट यानी देखा होगा मेल में, कभी पीडीएफ भी देखा होगा आपने, इमेजेस भी आप अटैच करके भेज सकते हो। ये सारी चीजें, सारा एल्गोरिथम अब आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपके पास पीएचपी में बहुत सारे पैकेजेस मौजूद हैं जो आपका ये काम भी आसान कर देते हैं। एसएमटीपी का सिर्फ काम है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल को ट्रांसफर करना। वो मेल बनाएगा नहीं, वो आपके अपाची को मेल प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। और वो एल्गोरिथम के पैकेजेस आपके पास पीएचपी में आते हैं। अब पीएचपी में बहुत सारे पैकेजेस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट और पॉपुलर पैकेज है पीएचपी मेलर का पैकेज। अच्छा, पैकेज क्या होता है सर? पैकेज आपके पास प्री रिटर्न कोड होता है। क्या होता है? प्री रिटर्न कोड के भाई, एक बंदा था तला। ठीक है, तला ने ना बहुत पहले ये चीज पीएचपी का कोड लिखते हुए एनालाइज की थी कि पीएचपी में मेल भेजना बहुत मुश्किल है, कि उसको स्क्रैच से पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है। तो तला ने अपना दिमाग लगाया और तला ने अपने कोड को एक पैकेज में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? एक पैकेज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा कि तला का कोड अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। तला का कोड क्या है? इंटरनेट पर
अवेलेबल है, कोई भी उसका कोड उठा सकता है, अपने पास रखे और उसके कोड को चला ले, ये कहलाता है पैकेज। पैकेज क्या होता है, पहले से किसी ने वो कोड आपको लिख कर दे दिया, जिससे आपको वो पर्टिकुलर लॉजिक या वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। ये कहलाता है पैकेज। और पीएचपी मेलर आपके पास पीएचपी का ही एक पैकेज है, ध्यान है। तो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए पीएचपी मेलर के पैकेज के जरिए मेल भेजना सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मेल में क्या क्या चीजें होती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेल में जो है ना आपका टाइटल होता है मेल का। क्या होता है? ईमेल का टाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल का सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसे आप जो है वो टाइटल ही समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपकी मेल की बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी होती है। देन आपके पास मेल का एक सेंडर होता है। सेंडर यानी कौन मेल भेज रहा है, कौन मेल भेज रहा है, कि भाई एक किसी ना किसी आईडी से जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोल रखी है माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल से दूसरे बंदों को ईमेल भेजूंगा। ऐसा तो नहीं ना बिना ईमेल के ईमेल भेज सकते हो, ऐसा ही है ना। भाई मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक आईडी है तैयब सैविज और एक आईडी है एपटेक तैयब, तो एपटेक तैयब से मैं मेल भेज रहा हूँ किस पर? तैयब सैविज पर। तो एपटेक तैयब सेंडर है और तैयब सैविज रिसीवर है। तैयब सैविज की मेल क्या कहलाएगी? रिसीवर, या जिसे हम रेसिपेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेसिपेंट या रिसीवर। ऐसी मेल जो मेल रिसीव करेगी और ऐसी मेल जो मेल सेंड करेगी उसे हम सेंडर कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेल में दो चीजें और होती है। एक होता है सीसी, सीसी फॉर कार्बन कॉपी, सीसी फॉर कार्बन कॉपी। और एक होता है बीसीसी, बीसीसी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किस किस को पता है इसके बारे में? सीसी और बीसीसी क्या होता है? सीसी है साथ। नहीं नहीं, कुछ हद तक बता रहे हो, ब्लाइंड कार्बन तुमने गलत बताया है। सीसी कहते हैं कार्बन कॉपी को। अब देखो, मैं लेट सपोज मान लेता हूं मेरा सेंडर है एपटेक तैयब @gmail.com, ठीक है। इस आईडी से मेल सेंड होगी, इस आईडी से क्या होगी अलीजर? मेल सेंड होगी और रिसीव होगी तैयब सैविज @gmail.com पे। डन है? ठीक है। अब बीच में आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक मेल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एक मेल लिख रहा है, तो हो सकता है वही सेम मेल उसे एचआर में भी भेजनी हो, वही सेम मेल अकाउंट्स में भी भेजनी हो, वही सेम मेल उसको एसआरओ के डिपार्टमेंट में भी भेजनी हो। तो वो क्या एक एक करके भेजेगा? क्योंकि एट अ टाइम तो एक सेंडर हो सकता है और एक ही रिसीवर हो सकता है। एट अ टाइम कितने रिसीवर हो सकते हैं? एक रिसीवर हो सकता है। एट अ टाइम दो तीन रिसीवर नहीं हो सकते। तो एट अ टाइम या तो एचआर में जा सकती है, या अकाउंट्स में, या एसआरओ में। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मेल को कॉपी करना पड़ेगा, फिर वो अलग से एचआर के लिए लिखेगा, फिर अलग से सेंड करेगा अकाउंट्स को, फिर अलग से सेंड करेगा एसआरओ वालों को। ठीक है। तो अब इसका हल आपके पास मेलिंग सिस्टम में है सीसी, सीसी फॉर कार्बन कॉपी। अगर आप एक रिसीवर को मेल भेज रहे हो और आप चाहते हो उसी मेल की कॉपी दो तीन लोग या जितने भी लोग हैं उनको भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए, तो आप उन बंदों को कार्बन कॉपी में रखते हो, सीसी में रखते हो। लेकिन आप मल्टीपल रिसीवर्स क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आती है, अच्छा यहां पर एक चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूं, जिमल रिसीवर है, और सात को मैंने सीसी में रख दिया। मैंने मेल सेंड करी जिमल को और सात को मैंने किस में रख दिया? सीसी में। अब सात के पास गई है मेल की कॉपी, कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट। अब सात के पास जो मेल रिसीव होगी ना, सात को जिमल की और मेरी आईडी भी नजर आ रही होगी। अच्छा मैं दिखा देता हूं, अगर इसकी एग्जांपल मुझे अपनी किसी मेल में मिलती है तो। हाँ, रिक्विजिशन में होगी ना, दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ई प्रोजेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं ना। अब यहाँ देखो, ये जो ई प्रोजेक्ट के मार्क्स मेरे पास रिसीव हुए हैं, उस मेल का नाम है e project@aglsm.com। ये मेल है जहां से सेंड हुई है मेल और मुझे रिसीव हुई है। मेरी आईडी का नाम है एपटेक तैयब @gmail.com। मैं रिसीवर हूं इस मेल का। अब इस मेल के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो सीसी में इन्होंने एक मेल और रखी है, और यहाँ पर टू msgproject@education.com.pk, chmsg@aptecheducation.com.pk और aptech@gmail.com को भी ये भेजी गई है। तो ये सारे कार्बन कॉपी के रिसीवर्स हैं। बात समझ आ रही है? और आपके पास इनको वो तमाम आईडीज नजर आएंगी, क्योंकि मैं रिसीवर हूं तो मुझे तमाम आईडीज नजर आ रही है कि ईमेल और किस किस को गई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं मेल भेज रहा हूं जिमल को, और मैं
साद को भी ये मेल भेजना चाहता हूं, लेकिन साद को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मेल जिमल को भी भेजी है, या जिमल को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मेल साद को भेजी है। दोनों ही ब्लाइंड हो एक दूसरे से, क्या हो, ब्लाइंड हो। तो मैं जिस बंदे की ईमेल रिसीवर और कार्बन कॉपी दोनों से छुपाना चाहता हूं, तो उसको मैं बीसीसी में रखूंगा। किस में रखूंगा, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखूंगा। किसमें, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो मेल रखोगे उसको मेल तो सेंड होगी, लेकिन रिसीवर को भी उसका नाम शो नहीं होगा और ना ही साथ को उसका नाम शो होगा, ना ही बीसीसी वाले को। बात समझ आ रही, सिर्फ जिसने सेंड करी है उसको सारे नाम शो हो रहे होंगे। तो ये आपके पास फर्क है सीसी और बीसीसी में, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, के रिसीवर को ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले की ईमेल नजर नहीं आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं सेंडर हूं, मैंने जिमल को मेल भेजी और मैंने बीसीसी में सात को रख दिया, तो जिमल के पास मेल तो आएगी, लेकिन जिमल को ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसकी कॉपी सात को भी भेजी है। बात समझ आ रही है। ये वही बात है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में मार दिया बंद, और किसी ने मेल के ऊपर बॉस को शिकायत लगा दी और आपको बीसीसी में रख दिया, तो आपको नजर ही नहीं आएंगी कि उसने किस किस को मेल करी, आप तो शक में रह जाओगे, चलो कोई है ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। और इसके बाद मेल में एक और चीज होती है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स यानी फाइल्स। अटैचमेंट यानी फाइल्स के मेल में अगर आपको कोई इमेज लगा के भेजनी है, कोई पीडीएफ भेजना है, कोई वर्ड की फाइल भेजनी है, कोई एक्सेल की फाइल, जैसे कि इस मेल में आपको ये फाइल नजर आ रही है, ऑल्दो ये डायरेक्ट जीमेल से भेजी हुई है, अटैच डायरेक्ट की होगी, लेकिन कोड के जरिए भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो हम अब चलते हैं पीएचपी मेलर के पैकेज की तरफ और चेक करते हैं कि किस तरह से हम पीएचपी मेलर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, पीएचपी मेलर एक पैकेज है, अब ये चीज आपके लिए नई है, ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले पैकेजेस से काम नहीं किया। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पैकेज क्या होता है। आपके पास सेट ऑफ कोड या बंडल ऑफ कोड होता है जो कि प्री रिटर्न है, बस आपको उसको यूज करना है और आपको कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और आपका काम इजीली हो जाएगा। अब कोई भी लैंग्वेज होती है ना दुनिया में, इवन जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी शार्प, सी, हर हर किसी लैंग्वेज के अंदर ना इन पैकेजेस को यूज किया जाता है। हर लैंग्वेज के साथ पैकेजेस होते हैं, ठीक है। पाइथन में भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे नंपाई, पांडास, ऐसा ही है। अब हर लैंग्वेज में पैकेजेस को मैनेज करने के लिए एक पैकेज मैनेजर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है। अब आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में जो आपके एप्स है ना, जितने भी एप्स हैं, वो सारे आपके समझो पैकेजेस हैं। वो क्या है भाई, वो आपको बनाना तो नहीं पड़े ना, बने हुए कोड लिखा हुआ है, आप बस क्या कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो और आप फायदा उठा रहे हो। ऐसा ही है ना, आपको वो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, वो पैकेज है। अब वो पैकेज आपने कहां से डाउनलोड किया, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से या इंटरनेट से, ऐसा ही है। तो जो आपका प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होता है वो आपके फोन के अंदर आपके एप्स का पैकेज मैनेजर होता है। आप ना ही प्ले स्टोर की बिना एप्स को अपडेट कर सकते हो, ना ही उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? तो जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आईफोन्स के अंदर होता है, ये आपके मोबाइल के एप्लीकेशंस के पैकेज मैनेजर होते हैं या एप्स के मैनेजर होते हैं, ठीक है। वहीं से हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हीं के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, बिना प्ले स्टोर के मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। इसी तरह जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर पैकेजेस मैं यूज कर रहा होता हूं, उनको मुझे डाउनलोड करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, उन्हें डिलीट अपडेट करने के लिए मेरे पास एक पैकेज मैनेजर होता है, हर लैंग्वेज का अलग अलग। पीएचपी का पैकेज मैनेजर अलग होता है, जावास्क्रिप्ट का अलग होता है, पाइथन का अलग होता है। पाइथन का कौन सा होता है, नमपाई कैसे डाउनलोड करती हो, है कमांड क्या होती है। चलो ठीक है, तो पीएचपी में और पीएचपी के फ्रेमवर्क्स में, पीएचपी में और पीएचपी के फ्रेमवर्क्स, खैर उसकी बात छोड़ दो, पीएचपी में पैकेजेस को डाउनलोड करना, उनको इस्तेमाल करने के लिए जिस पैकेज मैनेजर का यूज होता है, उस पैकेज मैनेजर का नाम है कंपोजर। क्या नाम है। इसके बिना आप पीएचपी में कोई भी पैकेज डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट के थ्रू, ना ही उसे इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपके सिस्टम में कंपोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजर होने के लिए भी आपके पास सबसे पहले पीएचपी डाउनलोड होनी चाहिए, और पीएचपी जैम के साथ ही डाउनलोड हो जाती है। अगर आपके पास जैम पे, इसका मतलब आपके पास पीएचपी डाउनलोडेड है। अब इस पैकेज मैनेजर को पहले डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में, और फिर इस पैकेज मैनेजर से कहेंगे कि आप मुझे फलाना पैकेज दे दो। ऐसा समझो कि कंपोजर प्ले स्टोर की तरह है पीएचपी के, जहां पर पीएचपी के तमाम पैकेजेस रखे, डाउनलोड करने, यूज करना है।
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब कंपोजर को डाउनलोड करना बहुत इजी है। आप बस इंटरनेट पे आके लिखो कंपोजर, और कंपोजर की वेबसाइट आपको सामने नजर आ जाएगी। देखो, अ डिपेंडेंसी मैनेजर, पैकेज मैनेजर को हम डिपेंडेंसी मैनेजर भी कहते हैं, ऑफ पीएचपी कंपोजर एंड ऑल कंटेंट ऑन दिस साइट इज रिलीज लाइसेंस वगैरह वगैरह। कंपोजर इज एन एप्लीकेशन लेवल डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर द पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर मैनेजिंग डिपेंडेंसीज ऑफ पीएचपी सॉफ्टवेयर एंड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जो मैंने आपको बात बताई कि जितने भी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस होते हैं। अच्छा, डिपेंडेंसीज क्या होती है? डिपेंडेंट होना क्या होता है उर्दू में? किसी का मोहताज होना। अब आप पीएचपी के अंदर, या फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर के मोहताज हो, तो प्ले स्टोर को हम कहेंगे हम प्ले स्टोर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए, क्योंकि वो आपको वो पैकेजेस डाउनलोड करके दे रहा है, तो प्ले स्टोर को हम डिपेंडेंसी मैनेजर भी कह सकते हैं, कि जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं और वो हमें पैकेजेस दे रहा है या एप्स दे रहा है। इसी तरह जो कंपोजर है, उस पर हम डिपेंडेंट हैं कि हम पीएचपी का कोई पैकेज इसके बिना यूज नहीं कर सकते, तो हम इस पर डिपेंडेंट है, मोहताज हैं इसके। ठीक है, तो इसे कहेंगे डिपेंडेंसी मैनेजर। आप पैकेज को डिपेंडेंसी भी कह सकते हो। पैकेज को डिपेंडेंसी क्यों कहोगे? क्योंकि स्टिल हम मेल भेजने के लिए किसके मोहताज हैं इस वक्त? उस पैकेज के, पीएचपी मेलर पैकेज के मोहताज है। ऐसा ही है, तो पैकेज को डिपेंडेंसी कह दिया, और उस पैकेज को, डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए डिपेंडेंसी मैनेजर, जिसका नाम क्या है? कंपोजर। जिसका नाम क्या है? कंपोजर। अब कंपोजर की वेबसाइट पे जाना है आपने, इसका कुछ इस तरह का आइकन होता है इस टाइप का, यहाँ पर आपने डाउनलोड पे जाना है। और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ आपके पास ये लाइन होती है, डाउनलोड एंड रन कंपोजर सेटअप एक्जी। यहाँ कोई बटन नजर नहीं आएगा आपको, आपने क्लिक करना है कंपोजर सेटअप एक्जी के ऊपर, और आपके पास ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। ऑल दो मेरे पास डाउनलोड है, फिर भी चला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करना है। ठीक है, कभी भी आपने इसको इंस्टॉल फॉर ओनली मी नहीं करना, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर करना है, यस करना है, यस के बाद नेक्स्ट करना है, डेवलपर मोड को ऑन नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ना आपके पास ये ऑटोमेटिकली पीएचपी का पाथ उठा लेता है। जो जैम का पाथ है ना, इसका मतलब है जैम होना जरूरी है। बिना जैम के या पीएचपी अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो डाउनलोड नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, अभी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर जब पहली पहली दफा आप अपने सिस्टम में कंपोजर डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ठीक है, ऐड फाइल टू पाथ का, उसके ऊपर अगर आ रहा है तो उसके ऊपर चेक करना, वरना आगे बढ़ने नहीं देगा। है ना? अभी मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता। फिर नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। दिस इज इजी, कोई मुश्किल? ठीक है, अब हमने पीएचपी के पैकेजेस का प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिया। अब ये चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में आपके पास कंपोजर है या नहीं, तो आप क्या जाओगे, आप स्टार्ट खोलोगे और यहाँ लिखोगे सीएमडी, यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। क्या साथ? कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर बस लिख दोगे कंपोजर। क्या लिख दोगे? अगर कंपोजर इंस्टॉल होगा तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से कंपोजर लिखा हुआ आ जाएगा, और उसका वर्जन भी आ जाएगा। अदरवाइज एरर आ जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कंपोजर सही से डाउनलोड किया या नहीं किया। डन है? डन है। अब हमने प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिया, अब उस प्ले स्टोर से पीएचपी मेलर का पैकेज डाउनलोड करना है, और कहाँ करना है? उस फोल्डर में जहां पर हम काम करेंगे मेल का। डन है? ऐसा नहीं, ग्लोबली नहीं करना, पूरे सिस्टम में नहीं करना, उस फोल्डर में करना है तला जहां पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अपने एचटीडॉक्स में, क्योंकि पीएचपी कहाँ चलती है? एचटीडॉक्स में। सी में जाएंगे, एचटीडॉक्स में। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके दिखा रहा हूँ, जब मैं ई कॉमर्स बना रहा हूँ तब मैं आपको कि उसके साथ भी करके दिखा दूंगा कि आप रन टाइम के ऊपर कैसे मेल्स भेज सकते हो, जो डेटाबेस में मेल्स पड़ी है उनको बल्क के अंदर। अभी मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। डन है? अच्छा, जैम भी ओपन कर लेते हैं, एंड टू एंड सर्विसेज ओपन कर लेते हैं अपनी। किसी ने हमारा जो है ना वो डिलीट कर दिया, खैर ले आएंगे वापस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पीएचपी मेल के नाम से, किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं हम। ठीक है, इसको ओपन विद वीएस कोड कर लेंगे। अरे, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने टर्मिनल ओपन करना है। क्या ओपन करना है? अब टर्मिनल पावर शेल हो, सीएमडी हो, गेट बैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीएचपी मेलर का पैकेज डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक कमांड है, और उस कमांड का नाम है कंपोजर रिक्वायर
PHP मेलर स्लैश PHP मेलर। ये कमांड लिखने से आपके इस फोल्डर PHP मेल के अंदर आपका PHP मेलर का पैकेज इंस्टॉल, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। डन है लीजर? ठीक है। अब इस कमांड को किया हमने यहां से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां हमने टर्मिनल में कर दिया पेस्ट। ठीक है, और यहां कर दिया हमने सेंटर। अभी आपके पास जो आपका PHP मेलर का पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, यहाँ देखना आपके पास पैकेजेस की फाइल्स बन जाएंगे। देखो कंपोजर जेसन, कंपोजर लॉग डॉट जेसन, ये तमाम डिपेंडेंसीज के लिए। और ये जो वेंडर का फोल्डर होता है, ये वेंडर का फोल्डर ऐसा फोल्डर होता है जहां पर तमाम पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ PHP मेलर का पैकेज और कंपोजर का पैकेज आपको नजर आ रहा है। यही तो चाहिए था। तो वो किस में पड़ा हुआ है? वेंडर में। डन हो गया, ये आपका पूरा पैकेज रखा हुआ है। इसके कोड में घुसने की जरूरत नहीं है, हम इसको बाहर से यूज कर लेंगे, इट इज इजी। ठीक है, डन है। अब हम एक फाइल बनाएंगे PHP की, जिसके अंदर हम ये कोड लिखेंगे मेल भेजने वाला। ओके, ठीक है। और वो कोड भी आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रोवाइड करता है। अब आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है PHP मेलर। क्या लिखना है? सिंपल। आपके पास गिटअप की पहली रेपोजिटरी ओपन हो जाएगी। गिटअप की PHP मेलर की रेपोजिटरी आ रही है, इसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने इस रेपो को स्क्रॉल डाउन करना है और उसके रीडमी में आ जाना है यहाँ पर। ठीक है। PHP मेलर अ फुल फीचर्ड ईमेल क्रिएशन एंड ट्रांसफर क्लास फॉर PHP। ये क्या है? एक क्लास है। अब ये क्लास क्या होती है, ऊप का कॉन्सेप्ट है, तो अभी फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं, ऊप हम आगे चल के पढ़ेंगे। Probably the world's most popular code for sending mail for PHP, used by many open source projects like WordPress, Drupal, OneCRM, Sugar CRM, Yi, Joomla and वगैरह वगैरह। इंटीग्रेटेड SMTP सपोर्ट सेंड विदाउट अ लोकल मेल सर्वर। अब देखो PHP मेलर में इंटीग्रेटेड सपोर्ट आती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। इसका मतलब है आपको अलग से इसे कनेक्ट करने की उस प्रोटोकॉल से जरूरत नहीं। इतनी आसानी और दे दी इसने। अच्छा, और नहीं चाहते हैं सेंड ईमेल्स विद मल्टीपल टू CC एंड BCCT एंड रिप्लाई टू एड्रेसेस। यानी कि एड्रेसेस पे आप रिप्लाई भी कर सकते हो, और लोगों को CC में भी डाल सकते हो, BCC में भी, और रिसीवर भी डाल सकते हो। यानी टू टू को क्या कहते हैं मेल में? रिसीवर का नाम। ठीक है। जब हम लोग मेल खोलते हैं, देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेल पे जाऊं अपनी जीमेल पे, यहाँ पर मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ मेल भेजने के लिए। किस पे क्लिक करते हैं हम? कंपोज पे। तो यहाँ हम लोग टू में उसका नाम लिखते हैं जिसको मेल भेजनी है। ये मेरा मेल का टाइटल होता है, और ये मेरी की मेल की बॉडी होती है यहाँ पर। और कोई अटैचमेंट भेजनी है तो यहाँ से अटैचमेंट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये कोड के जरिए कैसे करेंगे, आज हम ये सीख रहे हैं। ठीक है। मल्टी पार्ट अल्टरनेटिव ईमेल्स फॉर क्लाइंट मेल्स, HTML सपोर्ट, ऐड अटैचमेंट इंक्लूडिंग इनलाइन सपोर्ट फॉर UTF-8 एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसकी फीचर्स हैं अलोंग विद द लाइन। अब वो कह रहा है कि भाई आपको PHP मेलर का पैकेज चाहिए होगा, जिसके लिए आपको कंपोजर रिक्वायर PHP मेलर स्लैश PHP मेलर की कमांड चलानी पड़ेगी, जो कि हम चला चुके हैं, और हम PHP मेलर का पैकेज भी डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है आपके पास कंपोजर डॉट जेसन में चेक कर लो क्या PHP मेलर का वर्जन सही आ रहा है। 7.0.0 आओ चेक करते हैं, हो सकता है बढ़ भी गया हो। कंपोजर डॉट जेसन में जाते हैं तो PHP मेलर का वर्जन क्या आ रहा है? 7.0। इन फाइल्स को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, खोलने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर वर्जन वगैरह और आपके पास डिपेंडेंसीज डिफाइन होती हैं बस। अच्छा, नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। अब ये आपके पास आ गया अ सिंपल एग्जाम्पल। ये पूरा कोड आपने उठा लेना है। क्या करना है? ये पूरा कोड उठा लेना है। अब एक एक करके समझाता हूं तो कि इसके उठ के अंदर आपने क्या करना है। यहां पर आया और यहां पर आके आपने कर दिया पेस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, किसी भी पैकेज को किसी भी फाइल में यूज करने के लिए उसे PHP में इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है तला? और इंपोर्ट करते हैं हम यूज के कीवर्ड के जरिए। किसके जरिए? यूज के कीवर्ड। मैंने PHP मेलर को यहाँ इंपोर्ट कर लिया, मैंने SMTP को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर लिया। एक्सेप्शन कहते हैं एरर्स को। एक्सेप्शन कहते हैं सर्वर के एरर को, एक्सेप्शन कहते हैं। सर्वर के एरर को क्या कहते हैं? यानी कि इसमें बिल्ट इन एरर सपोर्ट भी आती है। आपको खुद से एरर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एरर खुद जनरेट करेगा, आपको दे देगा। बात समझ आ रही? तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें आपको बिल्ट इन मिलती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, रिक्वायर वेंडर स्लैश ऑटो लोड डॉट PHP। ऊपर क्या कर रहा है? लोड कंपोजर्स ऑटो लोडर क्रिएटेड बाय कंपोजर नॉट इंक्लूडेड विद PHP मेलर। अच्छा, ये जो फाइल होती है ना वेंडर स्लैश ऑटो लोड डॉट PHP, ये क्या करती है? जो पैकेजेस फाइल में यूज हो रहे होंगे ना, और अगर वो गलती से इंपोर्ट नहीं हुए हुए, वो गलती से इंपोर्ट नहीं हुए हुए, तो ये ऑटो लोड कर देती है उन पैकेजेस को। क्या करती है? ऑटो लोड कर देती है, जिससे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसने क्या किया है? PHP मेलर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया है?
नया ऑब्जेक्ट, और इसने एरर्स यानी एक्सेप्शंस को क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है, यानी इसमें एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसमें एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और उसको उसने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम क्या है, डॉलर मेल। अब ये डॉलर मेल ही सब कुछ है, ये डॉलर मेल ही सब कुछ है। अब यहां पर एक सिंटेक्स यूज होता है पीएचपी में ऊप के साथ, वो है ट्राई कैच का। जिसका, यहाँ देखो आपके पास ट्राई के ब्लॉक में इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, ये ट्राई यहाँ खत्म हो गया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैच। ट्राई में जो काम हमें करना होता है हम वो लिखते हैं, और कैच में हम एरर वाली चीजें लिखते हैं। कैच में हम कौन सी चीजें लिखते हैं, और जो हमें करवानी है वो किसमें लिखते हैं, ट्राई, ट्राई यानी करो, और कैच यानी पकड़ो, क्या पकड़ो, एरर पकड़ो। डन है। तो कैच इसलिए यूज किया जाता है, देखो कैच किसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो सर्वर से उसे मिलेगी। और कौन से सर्वर से मिलेगी, एसएमटीपी के। किसके सर्वर से, एसएमटीपी के। अच्छा, अब यहां पर आती है सर्वर सेटिंग्स। अब देखो ये डॉलर मेल ही सब कुछ है, देख रहे हो हर जगह डॉलर मेल, डॉलर मेल। इसी के अंदर वो तमाम फंक्शंस मौजूद हैं जो आपकी मेल को सेंड करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहां पर सर्वर सेटिंग में सबसे पहले आ गया एसएमटीपी डिबग, एसएमटीपी डिबग सर्वर। बेसिकली क्या डिबगर क्या होता है, डिबगर बेसिकली चेक करता है कि आपका कोड किस तरह चला, कोई इसमें बग्स तो नहीं थे, कोई लैगिंग नहीं थी। वो पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करता है डिबगर। ठीक है, अगर आप इसको लगाते हो यहां पर, तो जब आप मेल सेंड करोगे तो पूरी डिबगर की रिपोर्ट आपके सामने रख देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो वो रिपोर्ट ना आए तो आप इसको हटा दोगे, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी लगा रहने दो ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि डिबगर की रिपोर्ट कैसे आती है। उसके बाद आपने एसएमटीपी को कर लिया इनेबल। क्या कर लिया यहां पर, एसएमटीपी को। आपने बोला मेल क्या है, एसएमटीपी पे जाएगी, कहाँ जाएगी, सेंड यूजिंग, सेंड यूजिंग एसएमटीपी। अच्छा, उसके बाद आपने होस्ट का नाम देना है। क्या देना है तला, अब होस्ट का नाम क्या है सर, होस्ट कह रहा है कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हो मेल का, आप जीमेल यूज कर रहे हो, आप आउटलुक यूज कर रहे हो, आप याहू यूज कर रहे हो, इसे कहते हैं होस्ट का नाम। क्या कहते हैं, होस्ट का नाम। अब यहां पर याद रखना कि अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल यूज कर रहे हो तो आप यहां पर लिखोगे smtp.google.com। क्या लिखोगे, smtp. अगर आप याहू यूज कर रहे हो तो लिखोगे smtp.yahoo.com। अगर आप आउटलुक यूज कर रहे हो तो smtp.outlook.com। इस तरह से आपका इसका होस्ट नेम बनता है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, google.com। क्या यूज कर रहे हैं, google.com। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, google.com। ठीक है, मेरा ख्याल है जीमेल करते हैं लेकिन देख लेंगे इसे। ठीक है, एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन को आपने कर दिया ट्रू, जिससे थोड़ी सी मेल आपकी सिक्योर रहेगी सर्वर के ऊपर। फिर आता है आपका यूजर नेम। आपका यूजर नेम का मतलब है जिस ईमेल से दूसरे बंदे को मेल जाएगी वो ईमेल, जिस बंदे से दूसरे बंदे को ईमेल जाएगी वो ईमेल। अब लेट से मैं यहां पर ईमेल कर देता हूं, मैं किससे भेजना चाह रहा हूं भाई, मैं तैयब सैवेज के अकाउंट से भेजूंगा। किससे भेजूंगा, तैयब सैवेज @gmail.com। फिर आता है आपकी मेल का पासवर्ड। क्या ये आपकी जीमेल का पासवर्ड है, क्या ये आपकी जीमेल का पासवर्ड है, क्या है फिर, है, नहीं ये जीमेल का पासवर्ड नहीं होता। ये अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये जीमेल का पासवर्ड नहीं होता, ये आपका ऐप पासवर्ड होता है जो आपकी जीमेल यानी आप जिस मेल से भेज रहे हो उसमें जनरेट कराया जाता है, एक सीक्रेट कोड होता है ये। और इसी से ऑथेंटिकेट होता है कि आपने जो यहाँ सीक्रेट कोड दिया उसका एक्सेस आपके पास है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो जिस मेल से आप भिजवाना चाहते हो ना उस मेल में जाना है, आपने कहा जाना है, जिस मेल से आप भिजवाना चाहते हो आपने उस मेल में जाना है। ठीक है, देखो मैंने वो वाला अकाउंट खोल लिया, ये रहा तैयब savage@gmail.com वाला अकाउंट। और यहां से आपने चले जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट में। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ बच्चे गलती करते हैं तो मेल सेंड नहीं हो रही होती। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद सबसे पहले आपने जाना है सिक्योरिटी में। कहा जाना है, सिक्योरिटी में। ऐसी मेल जो आपके सर्वर एसएमटीपी में या किसी एप्लीकेशन में एसएमटीपी में यूज हो रही है उस मेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी होना लाजमी है। उस मेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बगैर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहां देखो मेरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, अगर आपकी डिसेबल होगी तो ये आपको ऐप पासवर्ड नहीं दिखाएगा। बात समझ आ रही है, तो आपने सबसे पहले ये ऑन कर लेनी है, सिक्योरिटी के लिए होती है, क्योंकि आप एक सर्वर के ऊपर मेल यूज कर रहे हो जहां पर रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है, तो आपके अकाउंट हैक ना हो जाए, तो इसलिए आपके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगवा दी जाती है आपसे। उसके बाद आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद ऊपर आपने यहाँ पर सर्च करना है ऐप पासवर्ड्स। क्या सर्च करना है, ऐप पासवर्ड सर्च करना है, ये आपके पास सिक्योरिटी के अंदर ही होगा। यहाँ पर आपने आना है
और यहाँ आने के बाद आपसे देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए क्या पूछ रहा है, यानी कि आपके सीक्रेट कोड भी कोई बिना पासवर्ड के नहीं ले सकता। ऑल तो देखो लॉग इन हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी आप पासवर्ड खोलने के लिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ मैं पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने ऐप पासवर्ड की विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ पर जो आपके सामने इनपुट आ रहा है, यहाँ पर आपने लिखना है मेल, कि मेरे ऐप का नाम क्या है, मेल। और आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, यहाँ बड़ा ध्यान रखना है आपने। और जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पासवर्ड आपको ये दे देगा, ये नजर आ रहा है लेजर, ये बेसिकली वो सीक्रेट कोड है। बात समझ आ रही है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है, और अपने कोड में आकर आपने सीक्रेट के अंदर वो रख देना है। डन है। तो ये आपकी जीमेल का पासवर्ड नहीं है, ये वो सीक्रेट कोड है जो आपकी जीमेल से अटैच्ड है। आपने अपनी ईमेल का पासवर्ड कभी भी नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पर इंक्रिप्शन लगी हुई है, लगी रहने दो। अच्छा, अब आती है पोर्ट नंबर। अब आपके पास पीएचपी मेलर में डिफरेंट पोर्ट नंबर होती है, मेरे ख्याल है डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज मौजूद है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं तो हम रुक जाओ, सर्च कर लेते हैं पीएचपी मेलर पोर्ट्स। यहाँ देखो, ये आपके पास तीन तरीके की पोर्ट्स होती हैं पीएचपी मेलर में। एक होती है 25, 25 बिल्कुल ही अनसिक्योर होती है। क्या होती है, इसमें कोई आपकी मेल की सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें एसएसएल भी इनेबल नहीं होता, कोई आपके पास सिक्योरिटी की लेयर नहीं होती। उसके बाद आती है आपके पास 465, जिसमें एसएसएल इनेबल होता है और एसएमटीपी का भी सिक्योर इनेबल होता है, जिसकी वजह से आपकी मेल बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। क्या होती है, तो पोर्ट नंबर आपने देख के रखना है। उसके बाद आता है 587, जो कि हम टीएलएस और इन चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेयर सिक्योरिटी के लिए इसे यूज नहीं कर रहे, तो हम कौन सी रखेंगे, ये इनफ होती है, बहुत सिक्योर होती है। 465 पोर्ट सिक्योर होती है। यहाँ देखो आपके पास क्या रखी हुई है, टीसीपी पोर्ट टू कनेक्ट टू यूज 587 इफ यू हैव सेट एसएमटीपी सिक्योर पीएचपी मेलर इंक्रिप्शन। डर है। ये करने के बाद अब आता है आपके पास असल स्टेप कि आपको किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना। अब सबसे पहले जो आपके पास डॉलर मेल के अंदर ये फंक्शन आ रहा है सेट फ्रॉम का, कौन सा फंक्शन आ रहा है, सेट फ्रॉम का। इस फंक्शन का जो काम है वो आपसे जिस मेल से सेंड होगी मेल, वो ईमेल आपने इसमें देनी है, यानी सेंडर की ईमेल देनी है। किसकी ईमेल देनी है, सेंडर की ईमेल कौन सी है, tayyab savage@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर आप उसका नाम भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन नाम ऑप्शनल होता है, तो आप हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सेंडर की ईमेल देनी है सबसे पहले, किसमें सेट, किसमें सेट, सेट फ्रॉम के अंदर मैंने सेंडर की ईमेल दे देनी। उसके बाद ऐड एड्रेस, ऐड एड्रेस जो है आपके पास आपके रिसीवर की मेल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, इसमें आप रिसीवर की मेल देते हो, क्या देते हो, रिसीवर की। अब यहां पर देखो मैंने रिसीवर की मेल में डाल देता हूं कि मुझे मेल रिसीव होनी चाहिए कहाँ, aptech@gmail.com पे। कहां से सेंड होगी, और उसी के पासवर्ड को मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप उसका नाम भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप नाम नहीं देना चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम इज ऑप्शनल। मैंने सेंडर दे दिया, मैंने रिसीवर देखो एडा रेसिपेंट, रेसिपेंट यानी रिसीवर। अच्छा, उसके बाद आ रहा है आपके पास एड्रेस, रिप्लाई, एड सीसी, बीसीसी। अभी हम ये बीसीसी और रिप्लाई एड्रेस वगैरह हम नहीं दे रहे, इसको हटा दिए। सिर्फ एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अटैचमेंट्स आ गए, अटैचमेंट वाला काम भी अभी हम नहीं कर रहे, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एचटीएमएल ट्रू हो गई है। एचटीएमएल ट्रू करने से क्या होता है कि अगर आप मेल के अंदर अंडरलाइन, बोल्ड या एचटीएमएल टैग्स का यूज करना चाहते हो और उसका इफेक्ट मेल की बॉडी में नजर आए, तो आप एचटीएमएल को ट्रू रखोगे। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मैं जो मेल में टेक्स्ट भेज रहा हूं उसमें मैं बोल्ड का टैग यूज करूं, तो वो पर्टिकुलर वर्ड बोल्ड नजर आए यूजर को, ना कि ऐसा नजर आए कि बोल्ड के टैग के बीच में लिखा हुआ है। तो उसके लिए एचटीएमएल इनेबल होना जरूरी है। उसके बाद आता है देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया था, gmail.com। ये देखो, जब हम कंपोज करते हैं तो आपके पास सबसे पहले हम रिसीवर का नाम देते हैं, क्या देते हैं, रिसीवर। रिसीवर हमने किसमें दे दिया, ऐड एड्रेस के फंक्शन के अंदर। फिर हम देते हैं सब्जेक्ट, के मेल किस बारे में, मेल किस बारे में। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक फॉर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट वेरिफिकेशन। क्या लिख दिया मैंने,
ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद आती है मेल की बॉडी। मेल की बॉडी यानी यहाँ जो कुछ लिखा जाता है इस एरिया में, ये मेल की क्या है रजिया? मेल की क्या है? बॉडी है। मेल की क्या है? बॉडी है। तो आप इस बॉडी के प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ लिखोगे वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, दिस इज द एचटीएमएल मैसेज विद द बोल्ड टैग। नजर आ रहे हैं यहाँ बोल्ड लगा हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और यहाँ ऑल्टरनेट बॉडी आ रही है कि ये बॉडी नहीं चलेगी तो ऑल्टरनेट बॉडी चल जाएगी, तो ऑल्टरनेट बॉडी की जरूरत मुझे नहीं। ऑल्टरनेट बॉडी की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कर देंगे मेल को सेंड। ये असल में वो फंक्शन है जो इस मेल को सेंड करेगा, इससे पहले सारे मेल के पैरामीटर सेट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इको हो जाएगा मेल सेंड होने के बाद, क्या मैसेज हैज बीन सेंट, और अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, मैसेज कुड नॉट बी सेंड मेल एरर, और जो भी सर्वर से एरर आएगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। डन है? तो हम लोगों ने देखो काफी क्लीन कर दिया इसको। अगर मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना डिबगर ऑन किया, फिर हमने एसएमटीपी को इनेबल किया, अपना होस्ट नेम दिया, मेरे ख्याल है इसको gmail.com होगा ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास एसएमटीपी और ट्रू कर दिया, यूजर नेम और पासवर्ड हमने दिया, पासवर्ड ऐप पासवर्ड है ये, आपकी जीमेल का पासवर्ड नहीं। उसके बाद सिक्योर करा अपनी मेल को इंक्रिप्शन से, पोर्ट दी ताकि एसएसएल इनेबल रहे, सेंडर का नाम दिया, फिर रिसीवर का नाम दिया, फिर एचटीएमएल को ट्रू किया ताकि हम एचटीएमएल यूज कर सकें जैसा कि आपको बॉडी के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखा हम लोगों ने, मेल में क्या जाएगा और उसकी बॉडी क्या जाएगी, और फिर मेल क्या हो जाएगी, सेंड। आओ ट्राई करते हैं क्या ये मेरे पास चलती है। जैसे ही मैं फाइल चलाऊंगा तो ये तमाम काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब हम अपने सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो ये सारा काम एक बटन के इस सेट पर करेंगे। डन है? तो इट्स इजी। अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 80/php मेल। एंटर करते हैं। क्या हमारा जैम ओपन नहीं है? 80 तो है। हम लोगों ने फोल्डर का नाम क्या रखा था? php मेल। क्यों भाई? index.php। वाह, कहीं और जैम तो नहीं बना दिया? दूसरा जैम तो नहीं बना दिया कोई? htdocs हम लोगों ने कौन से में रख दिया? एक सेकेंड, मैंने किस में रख दिया? फाइल और ओपन, रिवील, रिवील कहाँ रहा है? रिवील रिवील रिवील, रिवील नजर आ रहा है यहाँ पे? ये रहा। अच्छा, सी में डायरेक्ट एचटीडॉक्स पड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह। ये रहा पीएचपी में, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और सी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैम में, और जैम में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम अपना वीएस कोड अब बंद करेंगे क्योंकि पाथ क्या हो चुका है, चेंज, और दोबारा से वीएस कोड में ओपन करेंगे इसे। डन है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये करने के बाद अब रन करते हैं हम लोग अपनी मेल को। ठीक है, हमारा एरर रिजॉल्व हो गया होगा। लोकल होस्ट कॉलन 80/php मेल, एंटर करते हैं। लेट्स सी के एरर आता है कि क्या होता है आपके पास। देखो ये आपके पास डिबगर की स्क्रिप्ट है। ये क्या है? क्या आप यूजर को ही दिखाओगे? तो हम वो डिबगर की लाइन हटा देंगे। फिर क्या करेंगे? हटा देंगे। पूरा डिबग कर रहा है कि पहले क्या हुआ, ऑथ लॉगिन हुआ, मेल फ्रॉम, पूरी हर चीज डिटेक्ट करके आपको पूरी रिपोर्ट दे दी इसने। और एंड में क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेल हैज बीन सेंड। मेल किससे सेंड की थी? तैयब सैविज से। और किससे सेंड की थी? एपटेक तैयब। ये रहा एपटेक तैयब वाला अकाउंट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, gmail.com पे जाएंगे, और gmail.com पे जाएंगे तो देखते हैं हमारे पास मेल आई। देखो हमारे पास मेल आ गई। आ गई सर? ठीक है, देखो उसमें आपके पास अकाउंट वेरिफिकेशन का ऊपर सब्जेक्ट आ रहा है, दिस इज द एचटीएमएल मैसेज बोल्ड इन बॉडी। डन है? देखो आपका जो इन बोल्ड लिखा हुआ है वो किस में आ रहा है? बोल्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सर वो जो हम लोगों को बड़ी प्यारी प्यारी मेल और डब्बे बने हुए आ रहे होते हैं वो कैसे आते हैं? ठीक है, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आप अपना खुद का टेम्पलेट एचटीएमएल पे डिजाइन कर लो। क्या करना है? पूरा वो जो बना होता है ना वो HTML CSS से डिजाइन करो, और डिजाइन करने के बाद उस पूरी चीज को आप अपनी मेल की बॉडी में रख दोगे। किस में रख दोगे? बॉडी में। और HTML इनेबल है तो वो उसको रीड करेगा और वैसे ही शो होगा। एक काम करते हैं कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए जीपीटी से कर लेते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जीपीटी पे जाऊंगा, chatgpt.com, और जीपीटी को कहूंगा कि भाई मैं PHP मेलर यूज कर रहा हूँ, मुझे बॉडी में अच्छी सी UI भेजनी है। तो किस चीज के लिए भेजें? OTP के लिए?
है, ओटीपी के लिए भेज दें। चलो ओटीपी के लिए भेज देते हैं। मैं पीएचपी मेलर टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे मेल बॉडी के लिए अच्छी सी यूआई में एक ओटीपी सेंडर मेल की तरह, जिस तरह गूगल की होती है, वो बना के दो। डन है। और यहाँ एक बात आपने ख्याल रखनी है, इसको आपने बोलना है जब ये HTML CSS लिखेगा, तो HTML CSS में बहुत दफा हम डबल कोट्स का यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। बात समझ आ रही है? लेकिन जो आप PHP की बॉडी लिखोगे ना मेल की, इसके अंदर आपने इसको बोलना है सिंगल कोट्स का यूज करना है। इसमें आपने अभी इसका बताता हूँ ये क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपने किसका यूज करना है? डबल कोट्स का यूज नहीं करना। और जितने भी कोट्स इसमें यूज करोगे वो सिंगल कोट्स हो। ठीक है, इसको आपने रेफरेंस भी दे देना है कि भाई सिंगल कोट होने चाहिए। डन है। ठीक है, अब चेक करते हैं, मुझे कुछ अच्छा सा टेम्पलेट सा बना के दे देगा ईमेल का, और वो मैं किस में रख दूंगा? बॉडी में। इट्स दैट सिंपल। बहुत आसान बना देता है PHP मेलर आपका काम, पूरी बॉयलर प्लेट के साथ। ठीक है, बॉयलर प्लेट के साथ होना चाहिए आपके पास। चेक कर लो, देखो सिंगल कोट्स यूज कर रहा है। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक करना है PHP मेल के अंदर। और अगर आपका कोड डबल कोट्स में लिखा है तो आप उससे कन्वर्ट करवा सकते हो, वरना आपको एक एक करके खुद हटाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, चेक करते हैं भाई किस तरह की मेल ये हमें बनाकर देता है। पहले मैं इसको HTML में लगा के देखूंगा किस तरह का डिजाइन दे रहा है ये मुझे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारा मेल। ठीक है, यहाँ पर आए, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस फोल्डर में मैंने एक फाइल बना ली, demo.html। ठीक है, यहाँ पर इसे किया पेस्ट, और रन करके देखते हैं इसने किस तरह की UI मुझे बना कर दी है। कुछ इस तरह की। अच्छा है, सही है, बेटर है, उससे तो बेटर है, खाली ईमेल से तो बेटर है। तो यहाँ पर इसको करते हैं एग्जिट। और यही पूरा कोड मैंने यहाँ से उठाना है, पूरा पूरा HTML उठाना है, और किस में रख दूंगा? मैं अपनी इस बॉडी में। लेकिन अगर आपकी HTML में सिंगल कोट्स यूज हुए तो बॉडी के कोट्स होंगे डबल। क्या होंगे? डबल कोट्स के अंदर आपने रखना है, और ये मैंने रख दिया। डन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं मेल कैसे जाती है, दोबारा भेज देते हैं मेल सर। ठीक है, और आप इधर जाएंगे, आप रिफ्रेश करोगे दोबारा मेल चली आएगी, क्योंकि स्क्रिप्ट दोबारा रन होगी। रिफ्रेश किया, मेल गई आपके पास। ठीक है, आओ चेक करते हैं, मेल हैज बीन सेंड का मैसेज आपके पास आ चुका है। आपकी ईमेल कहाँ खुली हुई है? बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसे ओपन करते हैं, ये लो। अब यहाँ ये OTP रखना है OTP। आओ चेक करते हैं। अच्छा, OTP रैंडम जनरेट करना है। तो PHP में आपके पास बेसिकली सब्जेक्ट के बाद आप कर सकते हो कि एक फंक्शन होता है आपके पास रैंड का। किसका? रैंड फॉर रैंडम, रैंड फॉर। इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम दे सकते हो कि कितने डिजिट्स और किस नंबर के बीच मुझे रैंडमली डिसाइड करना है नंबर को। तो मैंने कहा आप जो है ना 1 1 1 1 1 1, कितना होगा ये? 6 डिजिट का करना है मुझे, कॉमा 9 9 9 9 9। इसके बीच आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है। क्या करना है? और इसे आप एक वेरिएबल में रख दोगे जिसे आप कहोगे OTP। क्या कहोगे? OTP। और ये OTP आपको इसकी बॉडी में रखना है, जहां पर ये नजर आ रहा है आपको, यहां पर आप लिख दोगे $OTP। अच्छा, अब ये मैंने सिंगल कोट्स वाला क्यों कराया? अगर आप अपनी बॉडी के कोट्स सिंगल रखते हो और अंदर डबल कोट्स हैं, तो आप डबल सिंगल कोट्स के अंदर कभी भी PHP डायरेक्ट नहीं लिख सकते, और ना ही इसमें आपका PHP का टैग वर्क करेगा। बात समझ आ रही है? तो आप PHP लिखने का इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि बॉडी के कोट्स डबल रखे जाएं और बाकी कोट्स अंदर के सिंगल, तो उसमें आप डायरेक्ट PHP लिख सकते हो, वरना PHP का टैग भी लगा के इसको नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है? टेस्ट कर लेना, वो स्ट्रिंग की तरह ही आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये OTP रैंडम जनरेट करके मुझे भेजता है नहीं भेजता। आओ लेट्स ट्राई। रिफ्रेश किया, मेल हैज बीन सेंड, कोई एरर नहीं आया। अब चलते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ खोलते हैं से, देखो OTP आ गया। और क्या चाहिए जिंदगी में? बात समझ आ गई? अब CC BCC और अटैचमेंट भी देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी अटैचमेंट को लगा के भेजना हो तो उसके लिए फाइल आपके पास पहले से फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए। इंटरनेट से उठानी है, जहां से भी उठानी है, लेकिन फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए, डाउनलोडेड होनी चाहिए। डन है। अब एक काम करते हैं, डाउनलोड से कोई इमेज, कोई PDF, कुछ भी XYZ उठा लेते हैं। कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है, क्या उठाएं? कोई PDF उठा लें? ये PPT उठा लें?
फ्लेक्स डॉट पीपीटी एक्स। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और अपने फोल्डर में क्या कर देंगे इसे, यहाँ पर देखो एक फोल्डर बनाऊंगा मैं फाइल्स के नाम से, किस नाम से, और इसमें इस पीपीटी को क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद पीएचपी मेलर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। कहाँ गई हमारी पीएचपी मेलर की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और देखते हैं भाई किस तरह से हम जो है इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं। देखो अटैचमेंट के लिए आपके पास एक ही फंक्शन है जिसका नाम है ऐड अटैचमेंट। क्या नाम है? अच्छा, अब इसमें ये दो क्यों दिखा रहा है? देखो एक तो आपने ऐड अटैचमेंट में फाइल का पाथ देना है, क्या देना है, फाइल का पाथ देना है, लेकिन दूसरे में आपके पास एक पैरामीटर और है और वो फाइल नेम का है। अब देखो अभी जो मेरी फाइल नेम है वो है मेरे पास flex डॉट पीपीटी एक्स, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेल में इस फाइल का नाम चेंज होकर जाए, मेल में इस फाइल का नाम चेंज होकर जाए, तो कॉमा के बाद में उसका नया नाम रख सकता हूं। डन है? डन है? ठीक है। और अगर नहीं रखना, वही भेजना है, तो सिंपल क्या दे देना है आपने, फाइल का नाम दे देना है। यहां से इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे आप जो है वो कहीं पर भी रख सकते हो, बस इस चीज को आपने सेंड से पहले रखना है। कहाँ रखना है? सेंड से पहले रखना है, क्योंकि सेंड होने से पहले फाइल अटैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने पाथ देना है। अब ये जो भी पाथ लिखा हुआ था आपने इसको मिटाया। आपकी फाइल किस में रखी हुई है, फाइल स्लैश फ्लेक्स डॉट, यहाँ पर मैंने पाथ दे दूंगा कि फाइल स्लैश फ्लेक्स डॉट पीपीटी एक्स। आप चेक करते हैं क्या फाइल आती है नहीं आती। लेट्स रिफ्रेश द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट रिफ्रेश करी, ठीक है, चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई। अरे भाई ये तो उसने कन्वर्ट कर दिया बड़ा लंबा। मैसेज हैज बीन सेंट, आओ चेक करते हैं। देखो यहाँ तो मेल आ गई, मेरे पास मेल ही आई जा रही है। बैग जाते हैं, यहाँ पर खोलते हैं इसे और नीचे जाएंगे तो देखो आपके पास फाइल भी आ गई। इतना आसान है, ठीक है। अब कोई भी फाइल भेज दो, चाहे पीडीएफ भेजो, चाहे पीपीटी भेज दो, चाहे इमेज भेज दो, चाहे कुछ भी भेज दो। बात समझ आ रही है? ठीक है। और सीसी और बीसीसी के लिए भी आपके पास यहाँ पर फंक्शन मौजूद है। सीसी के लिए ऐड सीसी, और ऐड बीसीसी के लिए ऐड बीसीसी। और इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो। इवन आप एड्रेस को भी मल्टीपल टाइम, यानी जो रिसीवर है उनको भी मल्टीपल रख सकते हो। है ना? ये बात सबको समझ आ गई? ऐड सीसी और बीसीसी करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास ऑल मेल नहीं है। किसी का इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे? इंटरनेट चल रहा है किसी का? यूसुफ तुम्हारे चल रहा है? इधर आओ। अब यूसुफ को रखते हैं हम सीसी में। तो मेल का एक फंक्शन है जो कि हम ऊपर रखेंगे बॉडी से पहले, बॉडी से पहले, और ऐड सीसी के अंदर मैं यूसुफ की मेल दे दूंगा। क्या दे दूंगा? देखो फंक्शन बने हुए कि सिर्फ क्या करने हैं लीजर, यूज करने मत है। जल्दी मेल बताओ अपनी। यूसुफ की मेल लिख देते हैं हम यहाँ पर, शेख मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ नहीं है, यूसुफ है। ये क्या बात हो गई? यूसुफ 5@gmail.com, यही है ना? शेख एम, शेख एम यूसुफ 5@gmail.com, ठीक है। अब देखते हैं क्या यूसुफ के पास मेल आती है नहीं आती है, लेट्स सी। ठीक है। अब यहां पर करते हैं इसको, स्क्रिप्ट को रिफ्रेश दोबारा चलाते हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने सेंडर की उसमें जाऊंगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास मेल आ गई। ठीक है, यहाँ देखो आपके पास मेल आ चुकी है, और वहां भी आ चुकी है, और यूसुफ के पास भी आ चुकी है। डन है? तो आपके पास सीसी और बीसीसी में आप बंदे को रख सकते हो। देखो यूसुफ के पास भी ये पीपीटी रिसीव हो चुकी है। डन है? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से फ्लॉज पे या इसके कॉन्स पे। इसके कॉन्स क्या है? अगर आप इस तरह की बहुत ज्यादा हैवी सीएसएस की कोई टेम्पलेट बनाते हो मेल के अंदर, तो वो आपकी होस्टिंग पर मसला करेगी, बहुत ज्यादा लोड होगी, बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट जो है वो लोड लेगी। कोशिश करनी है कि मिनिमल सीएसएस और प्योर सीएसएस से काम करना है। कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क या जैसे बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, टेलविंड का यूज इसमें नहीं करना। जितनी भी मेल्स आप चाहे गूगल की तरफ से देखते हो, याहू की तरफ से, वो भी सिंपल सीएसएस का यूज करते हैं। उनमें कोई ज्यादा शश का, कभी एनिमेशन देखी है उसके अंदर? एनिमेशन भी तो लग सकती है जब सीएसएस चल रही है। ठीक है, तो जितना सिंपल हो सके उतना अपनी मेल को रखना है। ज्यादा ज्यादा टेबुलर फॉर्म बना लो, तो कोई इनवॉइस बना रहे हो तो टेबल बन जाएगा इसके अंदर। तो एचटीएमएल तो डिस्प्ले पे हो रही है, एचटीएमएल में जो कुछ बनाओगे वो मेल के अंदर शो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और यहाँ से वो उसको कॉपी भी कर सकते हैं।
डन है। और आपके पास अटैचमेंट भी आ गए, आपके पास सीसी भी आ गया और बीसीसी भी आ गया। ठीक है, तो इसको आपने मस्ट ट्राई करना है अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, और जिनकी रिक्वायरमेंट उन्होंने तो मस्ट करना है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखो, लेट सपोज हमने जो अभी अकाउंट क्रिएशन वाला काम किया लीजर, रजिस्टर किया, रजिस्टर करते हुए $पोस्ट में ईमेल आई थी बंदे की, $पोस्ट में आ रही थी जब फॉर्म सबमिट कर रहे थे रजिस्टर का, तो $पोस्ट में सारा डेटा आ रहा था यूजर का, उसकी उसका यूजर नेम, उसकी ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड रजिस्टर करते हुए। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना, जब बटन पर क्लिक हुआ है इस सेट पर, इस सेट वाली स्टेटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले मेल वाला काम करना है, ये पूरा काम आपने वहां कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। और वो करने के बाद फिर जब आपके पास वो काम हो जाए, फिर आपने इंसर्ट वाला काम करना है, क्योंकि अगर मेल नहीं गई है तो आप कभी भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करोगे। अगर आप इसे ऑप्शन रखना चाहते हो तो आप पहले इंसर्ट कर लो, बाद में मेल भिजवा दो। ठीक है, आपके पास ईमेल आ जाएगी $पोस्ट में, उधर से उठा के सेट कर दोगे किसमें, सेट फ्रॉम में, सॉरी एड एड्रेस में, किसमें। और ये तो आपके पास सेट फ्रॉम वाली तो आपकी अपनी होगी, ऐप पासवर्ड भी आपका अपना होगा। आपने $पोस्ट में कुछ इस तरह से कि भाई जो $पोस्ट के अंदर क्या आ रही है, ईमेल आ रही है, वो यहाँ पर आप सेट कर लो। तो आ गई, जिसको सेंड होनी है उसका नाम यहाँ पर, यानी उसकी ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उससे सेंड हो जाएगी। डन है। ऑल्दो हम ये आगे करेंगे, लेकिन एक आपको मिसाल दे दी कि किस तरह से काम करना है, मुश्किल नहीं है। डन है, इसमें किसी का कोई सवाल। ठीक है, अच्छा रीनेम वाला काम करके दिखाऊं क्या अटैचमेंट में, ये समझ आ गया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो फ्लेक्स डॉट पीपीटीएक्स के नाम से ना जाए तो तुम कॉमा देके नया नाम दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन पीपीटीएक्स ही दोगे, एक्सटेंशन देना लाजमी है। मैंने यहाँ पर कर दिया हेलो डॉट पीपीटी एक्स। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या फ्लेक्स के नाम से आती है, हेलो के नाम से आती है, अगेन गए। अच्छा, इस दफा ना मैं तुम्हें ये हटा के दिखा दूं, अगर तुम ये डिबगर सर्वर हटा दोगे तो अब तुम्हारे पास ये स्क्रिप्ट जनरेट नहीं होगी। अनडिफाइंड एरे की, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हमारे पास कोई मेल नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ गलत लिख दिया, ये एपटेक तैयब @gmail.com। रिफ्रेश करेंगे, आपके पास क्या मैसेज आ गया, मैसेज हैज बीन सेंड। और यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास मैसेज आया नहीं आया, देखो आपके पास आ चुका है। और इस दफ़ा आपके पास हेलो डॉट पीपीटीएक्स की फाइल आ चुकी है। अब किस नाम से आई है फाइल, फाइल सेम है लेकिन नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एड अटैचमेंट के फंक्शन में हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। डन है। ठीक है, और बॉडी में जो कुछ रखोगे वैसे ही शो हो जाएगा, इतना लंबा आपने रख दिया। ओके, डन है। अच्छा, जो सेंड का फंक्शन है वो आपको रिटर्न में क्या देता है, बुलियन देता है। क्या देता है, बुलियन। तो इस बुलियन को निकालो और इस बुलियन पे कंडीशन लगाओ कि अगर मेल सेंड हो जाए तो डेटा इंसर्ट कर लो। ये मैंने आपको एक और चीज बता दी। ऐसे ही करते हैं ना कि जब MySQL क्वेरी आपको बुलियन में ट्रू देता है तो हम रिस्पॉन्स शो करवाते हैं कि इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसी तरह सेंड का फंक्शन भी आपको बदले में क्या दे रहा है, बुलियन ट्रू फॉल्स दे रहा है। तो इस ट्रू फॉल्स को आप निकालो डॉलर मेल सेंड के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर आप कंडीशन लगा दो कि इफ डॉलर मेल सेंड ट्रू हो तो फिर आप क्वेरी बना लो इंसर्ट की। है ना, रजिस्टर करते हुए। और जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है यूजर, तो ऑर्डर प्लेस करते हुए क्या करोगे, जब उसने ऑर्डर किया, प्लेस ऑर्डर पे उसने क्लिक किया, जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया सबसे पहले डेटाबेस से उसका सारा आईडी के थ्रू डेटा उठा लो। उस बंदे का क्या उठा लोगे, सारा डेटा। और आईडी कहाँ से लाओगे, उसके सेशन से, क्योंकि सेशन में आईडी रखवा रहे थे, सेशन में यूजर नेम या ईमेल जो भी रखवा रहे थे उसके जरिए उसकी आईडी उठाओ, उसका तमाम डेटा उठा लो। अब तमाम डेटा उठाने के बाद वो जो मेल आप इनवॉइस बनाओगे ऑर्डर प्लेसमेंट की, थैंक्स फॉर द ऑर्डर, उसका फिर नाम आ रहा होगा, उसकी ईमेल आ रही होगी, उसका एड्रेस आ रहा होगा, वो तमाम डेटा आपने इस टेम्पलेट के अंदर सेट करना है उन वेरिएबल्स को, और सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद आपके पास सेंड आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, और वो आप एक वेरिएबल में निकाल लो। फिर इफ के जरिए आप एक अलर्ट मैसेज दिखा दो कि आपके पास ऑर्डर हैज बीन प्लेस, और उसे मेल भी चली जाएगी और आप उसे मैसेज भी दिखा दोगे। डन है। तो इस तरह से आपने ये काम करना है।